सोचिए जरा, एक प्राइवेट कंपनी सरकार कैसे बन सकती है? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे व्यापारियों की एक कंपनी ने एक पूरे देश पर शासन करने की नींव रख दी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और हाँ, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, ये वो ताकत थी जिसने धीरे धीरे भारत के लिए एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना, कि हमारे आज के शासन की जड़ें एक कॉरपोरेशन में हैं। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी बेकाबू ताकत बन गई थी जिसे काबू में करना खुद ब्रिटिश संसद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। जरा अंदाजा लगाइए, एक कंपनी इतनी पावरफुल हो गई कि उस पर कोई नियम कानून ही लागू नहीं होता था। वो भारत में पूरी तरह से मनमानी कर रही थी। उसके कर्मचारी अपना प्राइवेट ट्रेड करके रातों रात अमीर हो रहे थे और पूरे देश में एक तरह से अराजकता का माहौल था। ब्रिटिश संसद को भी जल्द ही एहसास हो गया कि इस रोग कॉरपोरेशन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। और बस यहीं से ब्रिटिश सरकार के दखल की शुरुआत होती है। उनकी पहली बड़ी कोशिश थी कंपनी को कंट्रोल में लाने की, और इसके लिए वो एक कानून लेकर आए। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1773 में। ये वो साल था जब ब्रिटिश संसद ने पहला बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा कानून बनाया जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा क्या खास था? देखिए, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पावरफुल पद दिया, जिसके नीचे बॉम्बे और मद्रास भी आ गए। न्याय के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जड़ थी, यानी कर्मचारियों का प्राइवेट ट्रेड, उस पर रोक लगा दी गई। और सबसे जरूरी बात, कंपनी को अब अपनी सारी रिपोर्ट सीधी ब्रिटिश सरकार को देनी थी। मतलब ये कंपनी पर सीधी निगरानी रखने की पहली कोशिश थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पहला कानून काफी नहीं था। कंपनी की जो व्यापारिक सोच थी और उसकी नई नई राजनीतिक जिम्मेदारियां थीं, उनके बीच एक बड़ा टकराव था, और इसे सुलझाने के लिए एक और कानून की जरूरत पड़ी। अब हम टाइमलाइन पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साल 1784 पर रेगुलेटिंग एक्ट के करीब एक दशक बाद एक नई और कहीं ज्यादा सोची समझी प्रणाली की शुरुआत हुई। असली प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी आई तो थी मुनाफा कमाने, लेकिन अब वो एक शासक की भूमिका में आ गई थी। तो एक व्यापारी की तरह सोचना और एक सरकार की तरह काम करना, ये दोनों बातें एक साथ चल नहीं पा रही थी। इसी मुश्किल को हल करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसका समाधान वाकई बहुत दिलचस्प था, ड्यूअल कंट्रोल या दोहरा नियंत्रण। इस स्लाइड में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि ठीक है, आप अपने व्यापारिक मामले देखिए जैसा आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन राजनीतिक, सैन्य और रेवेन्यू से जुड़े सारे मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपना एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। मतलब साफ था, व्यापार कंपनी चलाएगी और सरकार क्राउन के इशारे पर चलेगी। और इस एक्ट की ये बात सबसे ज्यादा अहम है। पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश पोजेशंस यानी ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये ब्रिटिश ताज का भारत पर अपने अधिकार का एक खुला ऐलान था। अब हम उस दौर में आ रहे हैं जहां कंपनी धीरे धीरे अपने असली काम यानी व्यापार से पूरी तरह दूर हो गई और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। हमारी टाइमलाइन अब हमें 19वीं सदी की शुरुआत में ले आई है, साल 1813 और 1833। ये वो साल थे जब चार्टर एक्ट्स ने कंपनी का पूरा कैरेक्टर ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये बदलाव दो बड़े स्टेप्स में हुआ। पहले 1813 के एक्ट ने चाय और चीन के साथ ट्रेड को छोड़कर कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। मतलब अब दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी भारत आ सकते थे। फिर आया 1833 का एक्ट, जिसने कंपनी की व्यापारिक भूमिका को पूरी तरह से ही खत्म कर दिया। अब उसका बस एक ही काम था, ब्रिटिश ताज के लिए भारत पर शासन करना। और इसी आखिरी बदलाव पर मोहर लगाने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल का पद अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि पहली बार पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक सेंट्रलाइज्ड सरकार थी, जिसकी सारी सिविल और मिलिट्री पावर एक ही इंसान के हाथ में थी। तो 1773 से लेकर 1858 तक का ये जो लंबा सफर था, इसने धीरे धीरे एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तैयार कर दी जिस पर आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी।
इस पूरी कहानी का निचोड़ अगर एक लाइन में कहें तो वो ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में ही सही भारत पर राज करने का पूरा ढांचा, पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया था। जब 1858 में ब्रिटिश ताज ने सीधे शासन संभाला तो उन्हें बस एक तैयार सिस्टम को अपने हाथ में लेना था। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल, जिस प्रशासनिक ढांचे की नींव एक व्यापारिक कंपनी ने रखी थी, उसके कौन-कौन से हिस्से, कौन-कौन सी विरासत आज भी हमारे गणतंत्र का हिस्सा हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।